प्रजा सर, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। आपने राजीव जी को सुन लिया, अगले महीने वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, और सेवानिवृत्त होने के पहले कहते हैं ना कि जब दिया बुझने वाला हो तो थोड़ा उसकी लौ ज्यादा एक धधकती है, तो वैसा कुछ दिखता है। और वो चाहे आप जैसे एक्टिविस्ट हों या जो हम जैसा प्लेटफॉर्म, हमारे जैसे और जो साथी सहयोगी हैं हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म, निरंतर एक्सपोज कर रहे हैं क्या क्या गड़बड़ी है, क्या क्या दिक्कत, कैसे चुनावी जो बेईमानियां, और आपने उनको सुना, वो दोनों चीजें कह रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि जो पॉल्यूशन है वो फैला रहा है ये सोशल मीडिया, वैकल्पिक मीडिया, और दूसरा वो बात इंडेक्स की कर रहे थे जिसमें बहुत पिछड़ा हुआ है हिंदुस्तान, जो लोकतंत्र को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बातचीत होती है। शुरुआत आपसे प्रजा साहब, टिप्पणी क्या है आपकी? अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट, म्यूट है सर आप। संजीव जी, जी। मैं तो राजीव कुमार जी की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रहा हूं, और मैं स्वागत करता हूं इस बात का उनकी कि उन्होंने ये बता दिया कि अब चोर पकड़ा जाने वाला है, इसीलिए छटपटा रहा है। उनकी बातों से सिर्फ मुझे यही लगता है, और इससे हम जैसे लोगों को और आप सब लोगों को भी मेरे ख्याल से और ज्यादा हौसला मिलना चाहिए कि हम सही लाइन पे जा रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल के साथ अपनी बात रखना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब को लोग मोदी जी से बहुत सारा कंपैरिजन करते थे उनका, कि ये भी कुछ उसी तरीके की बिहेवियर करते हैं, लेकिन जब वो अपोजिशन में गए, और ये बहुत की बात, और तब उन्हें फर्स्ट अमेंडमेंट की याद आई जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, जो अमेरिकन सिटीजन शुड बी फ्री टू स्पीक देयर माइंड्स इन पब्लिक। और चुनाव जीतने के बाद जो उन्होंने पहले पहले जो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स किए, उसमें सबसे पहले में से एक ये भी था कि अब सोशल मीडिया और किसी भी प्रकार की जो इनडायरेक्ट तरीके से फेडरल गवर्नमेंट जो भी दबाव बनाती थी बहानेबाजी करके कि ये जो बहुत सारे लोग हैं मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, मेल इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, और फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली सबसे ज्यादा जो कर्ब्स लगाती थी इस फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, उसका खमियाजा ट्रंप साहब ने भी भुगता। और उसको सही करने के लिए ना सिर्फ उन्होंने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाया कि अब से कोई रोक टोक नहीं होगी, एकदम पूरी तरीके से आजादी होगी, बल्कि पिछले 4 साल में जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फेडरल गवर्नमेंट के अधिकारियों ने ये सब गतिविधियां की थी, उनके खिलाफ अटॉर्नी जनरल साहब जो है वहां के, वो उसमें एक्शन लेंगे। तो ये मोदी जी के लिए भी सीख है कि अगर वो इस पद से हटे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आएगा और वो सभी लोग जेल जाएंगे जो इस घृणित कार्य को आज कर रहे हैं, जो कि भारत के संविधान की भी मूलभूत भावना है। अब मैं थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स पे, वैसी डिटेल्स पे आता हूं। देखिए, आप लोग गलत, आपका माध्यम गलत नहीं है, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गलत नहीं है, वो अभी भी गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव प्रॉब्लम है, ये 4 PM चैनल प्रॉब्लम नहीं है। वो कैसे ठीक करेंगे, वो मोदी जी को ध्यान देना चाहिए उस पर। आप लोगों की सच्चाई आपकी ताकत है, वरना आपसे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 की टीमें लेके बहुत सारे ये सोशल मीडिया चैनल्स जो हमारे आरएसएस और बीजेपी के प्रायोजित चला रहे हैं, लेकिन वो चल नहीं पा रहे। तो मोदी जी ने क्या सोचा था, आरएसएस ने और बीजेपी ने क्या सोचा था, और इनको ये सूट कर रहा था कि हमारे पास तो सबसे बड़ा पैराफर्नेलिया है, हमारे पास तो पूरी ताकत भी आ गई, पैसा तो हमारे पास है ही, हम सब कुछ खरीद लेंगे, अडानी जी से एनडीटीवी खरीद लेंगे, उनसे ये खरीदवा देंगे, टीवी जितने भी चैनल से सब तो खरीद ही लिए। सोशल मीडिया भी हमसे ज्यादा पैसे किसके पास है, ट्रोल आर्मी हमसे ज्यादा किसके पास है। तो ये उनको बुरा शुरू में लग नहीं रहा था, उन्होंने एक ड्रामा करने के लिए इसके खिलाफ बोलना शुरू किया था। लेकिन हुआ क्या, देश की जनता और ईमानदार लोग, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनसे हम लोगों के भी अपोजिशन है, इख्तिलाफ है, लेकिन उन सब लोगों ने इनकी सारी जो तैयारियां थी उसे ध्वस्त कर दिया। ये प्रॉब्लम है, देश की जनता ने टीवी चैनल्स को देखना बंद करके आप लोगों को देखना शुरू कर दिया। आप में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे, एक ही बात है, आप
सच बोल रहे हो और आपके बोलना आपको हीरो बना रहा है, क्योंकि आप इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ बोल रहे हो। ये दोनों चीजें आम जनता को पसंद आती हैं और भारतीय जनता जो है बहुत बर्दाश्त करती है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। उसने बड़े बड़े को ठिकाने लगाया भारत देश की जनता ने। तो ये है फिनोमिना जिसकी तकलीफ है उन्हें। अब उन्हें ये लग रहा है कि हमारी सारी तैयारियों के बाद भी ये तो हमारा जो एक तरीके से चाल थी हमारे ऊपर उल्टी पड़ गई है। ये तकलीफ है। आप लोगों का सच, आप लोगों की ईमानदारी, आप लोगों की बहादुरी वो तकलीफ दे रही है। ये कितना भी रोक लें, कितने भी कानून ला दे, लेकिन सच्चाई नहीं रोक पाएंगे ना। सच्चे लोगों को खत्म करो पहले, और जनता का सच के प्रति प्यार खत्म करो। कितना भी छलावा आपने कर लिया, कितना भी 56 इंच बता ली, कितना भी पैसा लगा के मेकअप आर्टिस्ट बना के अपने आप को प्रेजेंट करा लिया, चल नहीं रहा कुछ भी। ये तकलीफ है उनकी और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। मतलब एक चीज और भी है, देखिए ये तो बहुत साफ है, मतलब लगातार हम लोग ये पा या देख रहे हैं कि बहुत सारे इशारे होते हैं। हमने देखा है कि बिना इशारे नहीं होता है, और ये सब बोलना उनकी शुरुआत, यदि वो कुछ कह रहे हैं तो मतलब ये ऐसा है ना, कहते हैं कि वो धुआं यूं ही नहीं उठ रहा है, कहीं तो है आग लगी हुई, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। थोड़ी सी टिप्पणी उस पर फिर मैं आगे जाऊंगा। अब दिनेश जी भी हो गए और शशि जी भी जुड़ गए, रामचरण जोशी जी के पास आपके पास जाऊंगा। एक टिप्पणी आपकी छोटी सी, फिर दोबारा आपके पास लौटूंगा। देखिए, चुनाव आयोग, क्योंकि मेरा विषय है सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त चल रहा है चुनाव में चोरी की मशीनें, उसमें यही राजीव कुमार जी बोलते हैं हमारा चुनाव को निष्पक्ष कराने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर। यही बोलते हैं ना। जी हाँ। और ये बोलते हैं और करते हैं नॉन डिस्क्लोजर, नॉन डिस्क्लोजर, नॉन डिस्क्लोजर। और अगर हम पहले बोल रहे थे कि कोर्ट में सब हारते हैं, सारे केस हारते हो, 50 केस आप सुप्रीम कोर्ट में आ रहे, सैकड़ों केस पूरे देश के हाई कोर्ट्स में आ रहे, आप लोगों को शर्म ही नहीं आती। फिर अब उल्टी गिनती शुरू हुई, अब हमने केस जीतना शुरू कर दिया, तो क्या किया, कानून ही बदल दिया। जब केस हार के कहीं, और किस लिए कानून बदल दिया? मैंने तो देखिए संजीव जी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी आपको, हमको, सबको, जो ये मशीनों के खिलाफ बोल रहे हैं और पेपर बैलेट के हक में बोल रहे हैं, उनको झूठा, बेईमान, दगाबाज ठहराने का सबसे अच्छा मौका मैंने दिया। वो खुद ही रण छोड़ के भाग गए कि नहीं, हम नहीं दिखाएंगे कि हम कितनी ईमानदारी से इलेक्शन कर रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं दिखाएंगे कि हमने कहीं भी कानून नहीं तोड़ा है। मैंने तो यहां तक कह दिया था कि वो पूरे देश में से एक मशीन दिखा दें जिसमें उन्होंने कानून का पालन किया पूरी तरीके से, वीडियोग्राफी के माध्यम से, जो आदेश अदालत से हमने ले चुके हैं ऑलरेडी। तो एक मशीन नहीं दिखा पा रहे, फिर कह रहे हैं कि हम पे अब भी विश्वास करो। हम कानून बदल देंगे, हम सोशल मीडिया के कानून बदल के उनके ऊपर लगाम लगवा देंगे, क्योंकि हमने जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जो अनऑफिशियल दबाव बना के आपको दबाने की कोशिश की, वो तो हमारा चल नहीं रहा। तो अब हम कानून ही बदल देंगे, आप लोगों को बिल्कुल ही अरेस्ट करके जेलों में डाल देंगे। तो आप जाएंगे, 2 लोग और आएंगे, महमूद प्राचा एक जाएगा जेल या ऊपर जाएगा ना, ये मरवा देंगे या जेल भिजवा देंगे, 100 खड़े हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम है जो इनसे सॉल्व नहीं हो रही है। प्रॉब्लम नहीं है, इनका झूठ और हमारा सच प्रॉब्लम है इनके लिए, और वो खत्म नहीं हो सकता, मेरा ऐसा मानना है। जी जी जी, नहीं आप सही कह रहे हैं। अब देखिए आप किसी को कोई बर्दाश्त नहीं है सर, यही तो संकट है। मैं एक बार दोबारा लौटूंगा आपके पास, दोबारा लौटूंगा। संकट का कारण यही है। आपने प्राण साहब का नाम लिया, हमने लक्ष्मण साहब भी, उनको भी देखा है। वो नेहरू जी ने उनको कहा था कि आपको, आपने बनाया नहीं बहुत दिन से कार्टून, कुछ बीच में उनका अस्वस्थ हुए थे, दादा बताएंगे जोशी जी। मैं प्राचा साहब के एक बार जाता हूँ। प्राचा साहब, जो हालात, आप तो निरंतर एक जबरदस्त लड़ाई का सामना कर रहे हैं। हरियाणा भी देखा, हरियाणा वाली जो आपने बात की, एक चीज। फिर दिल्ली में हम लगातार देख रहे हैं, दिल्ली में दादा भी बैठे हैं, जोशी जी, सब कुछ तो सामने है कि आप जूते भी बांट रहे हैं, आप 1100 रुपए नगद भी बांट रहे हैं। अगर वैकल्पिक मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं होता तो क्या देश के सामने आ पाता, एक चीज। और दूसरा, जो भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही दिनेश जी ने कही, क्या लगता है पीछे की, ये क्या आफ्टर रिटायरमेंट वाले जो प्लान्स होते हैं कि अब आपको वो चाहिए कहीं ना कहीं आपके पास में, जो आप सरकार के, जहां आप ये इससे निकलेंगे तो बहुत सारी कठिनाइयां आपको पैदा होने वाली, तो वो कुछ आप देखते पाते हैं? दोनों तीनों पर आपकी टिप्पणी। संजीव जी, मैं 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स रखना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए आपके माध्यम से। और उसमें पहला यही है जो दिनेश साहब ने भी कहा कि ये क्विड प्रो को जो हो रहा है ना, तो राजीव कुमार जी, आपने वैसे अंदाजा लगाया, मुझे तो अभी शक ही है
कि वो 17 तारीख को रिटायर हो, ना भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने एक्सटेंशन लेते हुए बड़े बड़े अधिकारियों को देखा है जिन्हें आमतौर पर एक्सटेंशन नहीं मिलती थी। तो वो देखा है हमने, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि 2 साल से ज्यादा किसी पद पे नहीं रह सकते, कम से कम सीनियर मोस्ट पद पे तो रिटायर होना ही है आपको। लेकिन हमने देखा है वो। तो पहले चीज तो मैं आपको यहाँ थोड़ा आगाह करना चाहूंगा कि अभी आप इतने श्योर नहीं हो जाइए। दूसरी बात, दिनेश सर के लिए, हरियाणा दिनेश सर इतने नहीं, आपने भी कहा था 17 को ये मैंने टिमटिमा रहे हैं, मतलब हो सकता है ये इससे भी बड़ी जगह पे जाके मिले आपको, तो ये जी जी अभी जी दिया बुझने वाला नहीं है, ऐसा हम गारंटी नहीं ले सकते। हमारे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जिनका टाइटल है यादव साहब, उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट को भी ठेंगा सा दिखा दिया कि नहीं मैं ठीक कह रहा था। तो ये ताकत कहां से आती है? ये इस श्योरिटी से आती है कि आपको कहीं ना कहीं इससे बड़ा फायदा मिलेगा, यही अंदाजा लगा सकते हैं ना हम लोग। जी 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 दूसरा जी मैं महत्वपूर्ण पॉइंट ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये हरियाणा के जजमेंट के बाद जो कानून में एक प्रावधान चेंज किया है ना, उसके बाद मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, तो उससे इंटरव्यू से इनको ये लगा कि ये तो एक प्रावधान बदलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हो सकता है हमने नासमझी में ऐसा कर दिया हो कि और भी ज्यादा देना पड़े कुछ, जो मैंने इंटरव्यूज में कहा आपने। तो अभी ये पूरा आमूलचूल परिवर्तन करने की तैयारी चल रही है, ऐसी मेरी इंफॉर्मेशन है। और आपके माध्यम से भी मैं ये अनाउंस करना चाहता हूं कि इनकी ईमानदारी, सच्चाई या बेईमानी और लूट इस बात से भी साबित हो जाएगी कि ये इलेक्शन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में बड़ा भारी बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चुनाव में कोई भी चीज का डिस्क्लोजर ना हो। ये एक बात हमारी बिल्कुल साफ तौर पे और साबित हो जाएगी कि चुनाव बेईमानी से हो रहा है, ईमानदारी से नहीं हो रहा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, इन सबकी बड़ी बुनियादी वजह क्या है? वो है ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का वीक होना, और देश की जनता जो देश की मालिक है ना, वो अपना सॉवरेन जो जिनको ट्रांसफर करती है, ये ऑपोजिशन पार्टीज हमारे सॉवरेन को की हिफाजत करने में कामयाब नहीं हो रही है, फेल हो रही है। ये इनके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अगर जनता ने ये विश्वास खो दिया कि ये लोग हमारे हक की, हमारे वोटों की रक्षा करने के काबिल नहीं है, तो जनता फिर इन सब को हटा के दूसरे रास्ते देखेगी, अपने खुद के कैंडिडेट खड़े करके मजबूत तो उनको जिताएगी जो उनके अधिकारों के लिए लड़ सके। अब मैं आपको एक और जो चुनाव आयोग, तो तीसरी बात मैं ये बताता हूं, चुनाव आयोग ये राजीव कुमार जी जो बहुत ही ईमानदार बनने की हमेशा चेष्टारत रहते हैं, उन्होंने और अमित शाह जी, मोदी जी ने एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हम लोगों के सामने फेंका था, जो सिविल सोसाइटी के और आप जैसे ईमानदार पत्रकारों के सामने के, और खास तौर पे हमसे भी ज्यादा चैलेंज था ये, जिनके ऊपर था उनको तो खैर बुरा लगता ही नहीं है, कुछ जो हमारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कि जब आप जीत जाते हो तब तो आपको ये ईवीएम बड़ी अच्छी लगने लगती है, जब हार जाते हो तब आपको ये बुरी लगने लगती है। तो मार्कंडवाड़ी जिसका हमारे भाई जिक्र भी कर रहे थे, वो वहां से जो एमएलए हैं उत्तम राव जानकर साहब, वो अभी 3 दिन पहले यहाँ आए थे दिल्ली, 4 दिन पहले हम लोग उनके साथ गए थे, मैं उनका वकील की हैसियत से चुनाव आयोग गए थे। उन्होंने ये कहा है कि मैंने 1 लाख 1.5 लाख से भी ज्यादा सिग्नेचर और एफिडेविट लिए हैं अपने क्षेत्र के लोगों से, जो उन्होंने वहां कुछ उसके सैंपल जमा भी कराए चुनाव आयोग में, इस ऑफर के साथ या इस स्टेटमेंट के साथ कि मैं अपने पद से जीते हुए एमएलए सीट से इस्तीफा देता हूं। चुनाव आयोग मेरा चुनाव दोबारा पेपर बैलेट से कराए, मैं अभी 13,000 वोट से जीता हूं, मैं 1,13,000 से जीत के आऊंगा। ये क्योंकि हम लोग हर लेवल पे इनको क्यों झूठा साबित कर पा रहे हैं? क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। सच के साथ खड़े रहना एक तरीके से मुश्किल जरूर होता है, क्योंकि झूठे लोग और जो क्रिमिनल्स होते हैं वो हम पे अटैक करते हैं, लेकिन हमारी बात साबित करना बहुत आसान होता है। क्योंकि जो मार्कंडवाड़ी के लोगों ने क्या किया और उनके ऊपर जो केसेस लगा दिए, उनको उठा के जेल में ठूस दिया, क्यों? क्या रहे थे वो? एक मॉकपोल ही तो कर रहे थे, जो चुनाव आयोग डिस्क्लोजर करता है। मेरी मर्जी है, मैं अपने घर में मॉकपोल करने लगूं, मैं पेपर बैलेट से चुनाव कराऊंगा अपनी कॉलोनी में, मुझे कौन रोक लेगा? लेकिन जिसके दिल में चोर है ना, वो रोकेगा। तो अगली बात जो है वो ये है कि अगर चुनाव आयोग, और ये एक बार फिर देखिए, अब इनको फिर आज मिर्चें लगने वाली हैं बहुत जोर से, आपके चैनल के माध्यम से एक नया ऑफर मैं इनके सामने रख रहा हूं। 17 तारीख को अगर ये रिटायर हो गए
तो तब तो ये अपनी बंदिशों से खुल जाएंगे ना। और अगर तुरंत इन्हें 18 तारीख से पहले पहले ही कोई बहुत बड़ा ऐसा पद नहीं मिल गया जहां इन्हें फिर पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ जाए और ये फिर ये चुप हो जाए, तो मेरा ये इनको चैलेंज है आज। मैं आपके माध्यम से, आप अपने चैनल पे बुला लें इन्हें, रिटायर होने के बाद तो आ सकते हैं ना, मैं एक तरफ बैठ जाऊंगा, ये अपने साथ जितने लोग लाना चाहें टेक्निकल, लीगल और डेटा वाले ले आए, मैं अकेले आऊंगा और मैं इनके मुंह से, ये मेरा चैलेंज है जिसको ये आप इसका जवाब दें अगर दे सकते हैं, इनके मुंह से ये मैं कहलवाऊंगा डिबेट के अंदर के हाँ, मैं राजीव कुमार ने चुनाव जो है, जो कानून है उसका उल्लंघन करके कराया था। मेरे अधिकारियों ने चुनाव का कानून जो है, जो प्रोसीजर ले डाउन किया हमने उसका उल्लंघन किया था, ये मैं इनके मुंह से कहलवा लूंगा। आप डिबेट में बुला लीजिए इन्हें 17 तारीख के बाद, ये कितने भी लोग अपने साथ ले आए, मैं किसी को लेकर नहीं आऊंगा। और मैं, मेरे पास जो टूल्स होंगे ना, सिर्फ मैं कोई अपनी मंतक या अपना साइंस, अपना विज्ञान नहीं लगाऊंगा कुछ, मैं सिर्फ इस्तेमाल करूंगा एक तो इसका, इस किताब का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, एक मैं इनके जो गाइडलाइंस हैं, जो मैनुअल्स हैं उसका इस्तेमाल करूंगा, और जो इनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसका इस्तेमाल करूंगा, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स का, जिसमें हम हारे हैं ना, जो ये कहते हैं मैं तो नहीं आ रहा हूं अभी तक चुनाव आयोग के खिलाफ भी एक भी केस में, जो ये पूरी तरीके से, तो उन्हीं का इस्तेमाल करूंगा और किसी चीज का इस्तेमाल भी नहीं करूंगा। अपने मुंह से ये कहेंगे कि हाँ, हमारे जो नीचे जो अधिकारी काम करते थे उन्होंने कानून का उल्लंघन करके चुनाव कराए। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं इनके टेन्योर में, जो ये कहते हैं ना हमने फुल सर्कल किया है, पूरे देश में इतना महान राजीव कुमार जी हैं कि उन्होंने पूरा सर्कल देश का हर एक राज्य और पार्लियामेंट का चुनाव कराने वाले अपने आप को ये अकेले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बता रहे हैं। तो मैं इनके मुंह से कहलवाऊंगा, आप इस चैलेंज का क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं दादा, एक चीज और मैं प्रचा से एक चीज और मैं दादा के पास आने के पहले पूछना चाहूंगा। हमने जैसे जो ही बात कर रहे थे, जोशी जी ने कहा, हमने बहुत सारी एजेंसीज हैं जो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे करती हैं उसके मापदंड, उसके पैमाने, उसका कहीं परीक्षण, उसका रिपोर्ट्स जो आती हैं। जैसे हम देख रहे थे अभी जो, अब ये सीधे सीधे आ गया, अभी स्वीडन का एक मामला था, स्वीडन की एक रिपोर्ट है, वहां की एक जो एजेंसी है उसने रिपोर्ट जो इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी की बात करी है कि भारत में तो इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी हो गई है, और जो आपने कहा कि हम नीचे 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 खिसकते चले जा रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स है उसमें तो खिसक ही रहे हैं नीचे। ये जो तानाशाही की बात बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में कैसे रुकेगा, कैसे थमेगा प्राचा साहब? आपसे फिर मैं दादा के पास जाऊंगा। जोशी जी, देश की जनता, जो देश की सबसे बड़ी अदालत, जो देश की मालिक है, ये सब हमारे नौकर हैं। देश की जनता आ रही है, और ये बात हम तो क्योंकि नफ्स पहचान रहे हैं ना, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो मैं ये बात कह रहा हूं। जनता आ रही है, ये संविधान विरोधियों को, मनुस्मृति लागू कराने वाले आरएसएस और बीजेपी के लोगों के लिए देश की जनता आ रही है, ये तैयार हैं। इनको कोई, जो इन्होंने ये अपने बख्तरबंद बनाए हैं ना, सभी संस्थान के ऊपर दबाव बना के या लालच देके, इनको कोई नहीं बचा पाएगा, ये मेरी गारंटी है। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मुझे खुद बहुत सारे लोग कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर, अब ये फिनोमिनन भी मोदी जी और मोहन भागवत जी सुन लें, मेरे साथ जो लोग आरएसएस और बीजेपी के लोग मेरी शक्ल से नफरत करते थे, आके हाथ मुझसे कोर्ट के अंदर मिलाते हैं, ऐसे बहुत सारे वकील, कि आप प्राचा साहब हम आपके खिलाफ थे, लेकिन जो आप ये काम कर रहे हो ना, ये जरूरी है, ये देश के लिए जरूरी है, आप लोग करो। भले ही हम आपका विरोध करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि हमें ऊपर से डायरेक्शंस आती हैं, लेकिन आप ये कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, आप ये काम करो, क्योंकि आप पेपर बैलेट की लड़ाई लड़ रहे हो। ये सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। ये आरएसएस के सीनियर जो लॉयर्स है ना, वो मुझे आके हाथ मिलाते हैं दूर से आके, चल के सड़क पे चलते हुए मुझे कई आरएसएस के लोग, वैसे तो जनता और दूसरे लोग तो मुझे बहुत तारीफ करते ही हैं, ये इनके लिए खतरे की घंटी है कि कहीं ना कहीं ऐसे इनके अपने लोगों का भी जमीर जाग रहा है। ये इनके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। जनता आ रही है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की वो नहीं है मोहताज, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की, के उसके अंदर जो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है ना, अभी हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन की है उसके अंदर स्लीपर सेल से लड़ाई, तो जनता आएगी, हमारा साथ देगी, स्लीपर सेल्स को भी हटाएगी। और या अगर फिर भी अगर स्लीपर सेल्स हम पे भारी पड़े तो जनता कोई ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेगी। ये ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज जो रूलिंग पार्टी की तरह देश की जनता की नौकर हैं, वो भी आजाद नहीं है,
उन्हें संविधान के अनुरूप हम लोगों की बात सुनकर हमारी आकांक्षाओं पे पूरा उतरना पड़ेगा ही, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। भले ही करते रहे, ठीक है कि आप एक नया पद सृजित कर दीजिएगा, कोशिश कर लीजिएगा, लेकिन हमारी लड़ाई तो जारी रहने वाली है, रखेंगे हम लोग जारी। टिप्पणी आपकी प्रचा सर, जो मैं संभावना या जो आशंका व्यक्त कर रहा था। अनम्यूट अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट। मोदी जी से भी ज्यादा जो स्लीपर सेल्स है ना, आरएसएस के एजेंट हैं अलग अलग संस्थानों में और पॉलिटिकल पार्टीज में ऑपोजिशन, अब वो खुल के बेनकाब होके सामने आना शुरू हो गए। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है हम लोगों के हिसाब से, खासतौर पे जो सिविल सोसाइटी का हम लोगों का ग्रुप है। और हम लोगों को ये साफ नजर आ रहा है कि ये जो स्लीपर सेल्स या आरएसएस के एजेंट हैं, एक फॉल्स होप इस तरीके से भी ये आर्टिफिशियल दिखाते हैं कि अब उधर ट्रम्प साहब जो है मोदी जी से नाराज हो गए तो हम उसके ऊपर उम्मीद लगा के बैठ जाएं। तो हम लोगों का ग्रुप बिल्कुल इस उसमें नहीं आता। हमारा देश खुद इतना बड़ा है, हम लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे। हम किसी बाहर की मदद की तरफ देखेंगे नहीं, हम तो बाहर दूसरे लोगों को अपने जो संघर्ष हैं उससे डेमोक्रेसी की रक्षा कैसे की जाती है दूसरे लोगों को सिखाएंगे। और ये जितना ज्यादा जो ये लोग जो जो आरएसएस के एजेंट पॉलिटिकल पार्टीज में से निकल के हम लोगों के सामने आ रहे हैं, हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, उतने ही ज्यादा हम लोग तो बहुत खुश हो रहे हैं। जितना ज्यादा सोशल मीडिया पे दबाव बढ़ रहा है, एक्चुअली हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि इसका मतलब हम बिल्कुल जीत के बहुत निकट हैं। वहां आप इस बात को कह सकते हैं कि जब इनकी आरएसएस और बीजेपी की ये जो पॉलिटिकल दिया है ना, लॉ है, ये बुझने से पहले इस वक्त टिमटिमा रही है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जो जो छुपे हुए लोग थे ना, वो इनके जो हमारे अंदर जो स्लीपर सेल्स थे हर जगह के अंदर, वो खुल के सामने आ गए, मतलब वो अवेकन हो गए। तो ये बहुत अच्छी खबर है और ये कभी दबा नहीं पाएंगे। नए नए जर्नलिस्ट, नए नए हीरोज बनेंगे इंडिया के इस वक्त। छोटे छोटे बच्चे, बड़े से बड़े इनके जर्नलिस्ट जो है ना, टेलीविजन पे टाई वाई लगा के लाखों और कितने अपने खर्चे करके करोड़ों करोड़ों के, वो इतनी अपनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बना पा रहे हैं। इन्होंने जो ये सोशल मीडिया को हाईजैक करने के लिए, आप देखिए हर एक बड़े टेलीविजन चैनल ने अपना एक सोशल मीडिया विंग भी बना दिया। मगर कमेंट्स देखिए ना आप नीचे क्या आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुल खुल के सामने आ रहे हैं ना, उनके पहले क्या कमेंट्स आते थे, जो हम में से जो हरे रंग के सांप थे ना जो निकल के सामने आ गए, उनके पहले क्या लोग कमेंट्स करते थे, वो है महत्वपूर्ण। आपके व्यूअर्स एक्सप्रेस करा सकते हैं, जो उनके व्यूज आते हैं और जिनके ये व्यूज आर्टिफिशियली एनहांस करवाते हैं, उनके अंदर जनता के व्यू क्या आ रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये आरएसएस और बीजेपी को चाहिए ये व्यूज भी पढ़ें। इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, देश से भागने में काम आएगा ये सब पैसा जो आप इस पे लगा रहे हैं ना अपनी आर्टिफिशियल मीडिया पे, कोई चीज काम नहीं आएगी। जनता आ रही है, ये हम लोगों को साफ नजर आ रहा है। नए नए लीडर्स बनेंगे हर फील्ड में, वकालत में नए लीडर्स बनेंगे, मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं। जो अभी जो पत्रकारिता में नए नए लीडर्स बनेंगे, नए नए लोग आएंगे। अब पॉलिटिक्स में भी नए नए लीडर्स बनने का समय आ चुका है, सोशल वर्क में भी सब जगह।